नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को लिबरेशन डे मनाते हुए नए टैरिफ की घोषणा की, लेकिन अमेरिका के लिए ही ये नया ऐलान बड़ी मुसीबत बन गया है। नई टैरिफ नीति के कारण वैश्विक शेयर मार्केट में पहले ही उथल-पुथल मची थी, लेकिन अब अमेरिका समेत दुनिया भर के शेयर बाजारों में 2020 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। अर्थशास्त्री और रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि ट्रंप ने सेल्फ गोल कर लिया है, तो ट्रंप का फैसला अमेरिका पर ही पड़ा भारी। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। महाभियोग की मंजूरी के बाद दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल पद से हटाए गए। जून में होगा नए राष्ट्रपति का नाम तय। पाकिस्तान में अफगानिस्तान नागरिकों के खिलाफ एक्शन शुरू। अफगान कार्ड धारकों समेत कई अवैध विदेशियों को पकड़कर शिविरों में भेजा। वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग में आयरलैंड ने मारी बाजी, बन गया सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट। अमेरिका को मिला 45वां स्थान। और चलते चलते में देखेंगे 4.5 अरब साल पहले की धरती के बारे में वैज्ञानिकों की चौंकाने वाली खोज। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। म्यांमार में विनाशकारी भूकंप के बाद सैन्य सरकार ने किया अस्थायी संघर्ष विराम का ऐलान। 22 अप्रैल तक रहेगा संघर्ष विराम। ताइवान में चीनी सेना पीएलए के संयुक्त सैन्य अभ्यास के बाद चीनी प्रवक्ता का आया बयान, कहा ताइवान के नागरिकों की सुरक्षा के लिए उपाय आवश्यक है। बांग्लादेश में राजनीतिक हिंसा का दौर जारी। अवामी लीग के नेताओं के घरों पर हमला। बीएनपी के छात्र दल कर रहे हैं भीड़ का नेतृत्व। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस रात्रि भोज में हुए शामिल। आज हो सकती है द्विपक्षीय वार्ता। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीति की चपेट में दुनिया भर के शेयर बाजार आ गए हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इसका बुरा असर अमेरिकी शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट पर भी दिखा, जहां गुरुवार को जबरदस्त बिकवाली दिखी। वैश्विक वित्त बाजार में चिंताओं के बीच 2020 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब अमेरिकी शेयर बाजार का यह हाल हुआ है। एक तरफ S&P 500 इंडेक्स करीब 4.8% गिर गया, जो जून 2020 के बाद एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट है। इस गिरावट से बाजार को करीब $2.4 ट्रिलियन यानी 200 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। इसके अलावा डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और नेस्डैक कंपोजिट में भी वही गिरावट देखी गई जो कोरोना महामारी के वक्त 2020 में देखी गई थी। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 4%, 1669 अंक और नेस्डैक कंपोजिट में 6% की गिरावट हुई। बता दें कि S&P 500 एक शेयर बाजार सूचकांक है जो अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टेड 500 अग्रणी कंपनियों के स्टॉक प्रदर्शन पर नजर रखता है। इस बीच व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने वैश्विक आयात पर 10% टैरिफ लगाने की योजना बनाई है, ताकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में उछाल आए और संघीय राजस्व बढ़े। वहीं चीन और यूरोपीय यूनियन ने इस टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं, जिसके बाद ट्रेड वॉर के साथ बड़ी आर्थिक मंदी का खतरा देखा जा रहा है। वहीं आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि ट्रंप के जवाबी शुल्क का दाव उल्टा पड़ेगा और इसका नुकसान अमेरिका को होगा। उन्होंने इसे ट्रंप का सेल्फ गोल बताते हुए कहा कि अल्पावधि में इसका सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। रघुराम राजन ने कहा कि भारत के निर्यात पर अमेरिका के किसी भी शुल्क का सीधा प्रभाव यह होगा कि अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ेंगी। इससे उनकी मांग कम होगी और फलस्वरूप हिंदुस्तान की आर्थिक वृद्धि प्रभावित होगी। ट्रंप का दीर्घकालिक मकसद अमेरिकी उत्पादन को बढ़ाना है, लेकिन अगर यह संभव भी हो तो इसे हासिल करने में लंबा वक्त लगेगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे दक्षिण कोरिया की। तो दक्षिण कोरिया के संवैधानिक न्यायालय ने शुक्रवार को सर्वसम्मति से राष्ट्रपति यून सुक योल के महाभियोग को मंजूरी दे दी है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें पद से हटा दिया गया है। यह फैसला दिसंबर में लगाए गए संक्षिप्त मार्शल लॉ के कारण लिया गया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मून यूंग बे ने बताया कि यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो रहा है, जिससे दक्षिण कोरिया को यून के उत्तराधिकारी का चयन करने के लिए 60 दिनों के अंदर राष्ट्रपति चुनाव आयोजित करना जरूरी हो गया है, जो संभवतः 3 जून को होगा। बता दें कि यून को पिछले साल दिसंबर के मध्य में विपक्ष नियंत्रित नेशनल असेंबली द्वारा संविधान और कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप में महाभियोग लगाया गया था। आरोप थे कि उन्होंने 3 दिसंबर को मार्शल लॉ घोषित किया, सैनिकों को नेशनल असेंबली में तैनात किया ताकि सांसदों को इस आदेश को रद्द करने से रोका जा सके, और नेताओं की गिरफ्तारी का आदेश दिया। न्यायालय ने यून के खिलाफ लगभग सभी आरोपों को मान्यता दी।
जिसमें यह भी शामिल था कि उन्होंने मार्शल लॉ घोषित करने के लिए कानूनी जरूरतों को पूरा नहीं किया और असेंबली को इस आदेश को पलटने से रोकने के लिए सैनिकों को भेजा। इसे लेकर सत्तारूढ़ पीपल पावर पार्टी ने कहा कि वो न्यायालय के फैसले को विनम्रता से स्वीकार करती है, जबकि मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसे जनता की जीत के रूप में स्वागत किया। इससे पहले नेशनल असेंबली सचिवालय ने गुरुवार से रविवार तक बाहरी लोगों के लिए पूरी तरह से प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया था। इस अवधि के दौरान सांसदों की तरफ से आयोजित सभी निर्धारित सेमिनार और कार्यक्रम रद्द कर दिए गए थे। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में लगातार हो रहे आतंकी हमलों ने शहबाज सरकार के लिए कई मुश्किलें खड़ी कर दी है। कहीं बलूच विद्रोहियों के हमले हो रहे हैं तो कहीं अफगानिस्तान से आए आतंकियों की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। इन हालात में पाकिस्तानी सेना में भी भगदड़ का माहौल बन गया है। सब अपनी जान के लिए डरे हुए हैं। ऐसे में अब पाकिस्तान सरकार ने अफगान नागरिकों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी एक्शन शुरू कर दिया है। इसके तहत पहले अफगान नागरिक कार्ड यानी एसीसी धारकों समेत सैकड़ों अवैध विदेशियों को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उन्हें अफगानिस्तान वापस भेजने के लिए शिविरों में भेज दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अफगान शरणार्थियों को रखने के लिए लगभग 43 शिविर बनाए गए हैं। इन शिविरों से उन्हें प्रत्यावर्तन के लिए तोरखम पाक अफगान सीमा पर लांडी कोटल क्षेत्र में ले जाने से पहले सूचीबद्ध किया जाएगा। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने अवैध इमिग्रेंट्स को खुद ही देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था, इस चेतावनी के साथ कि अगर वे नहीं गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अफगान नागरिकों की स्वैच्छिक वापसी के लिए 31 मार्च की समय सीमा तय की गई थी और अब यह खत्म हो गई है तो पाकिस्तान ने सैकड़ों अफगान नागरिकों को हिरासत में ले लिया है और उनके परिवारों के साथ उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सुरक्षा बलों को जारी निर्देशों के तहत अगर कोई भी अफगान नागरिक आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो पूरे परिवार को निर्वासन का सामना करना पड़ेगा और इसी के चलते पूरे पाकिस्तान में जगह जगह छापेमारी की जा रही है। हालांकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान से प्रत्यावर्तन की इस प्रक्रिया में देरी करने की अपील की थी, लेकिन इस्लामाबाद ने इसे नजरअंदाज कर दिया। अफगानिस्तान ने इस कार्रवाई को लेकर आरोप लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान वैध कार्ड धारकों को भी अनिश्चितता में धकेल रहा है। इस पर पाकिस्तान में यूएनएचसीआर के प्रतिनिधि फिलिप कैंडलर का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो अनिश्चित काल तक अफगान शरणार्थियों की मेजबानी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए। मानवीय सहायता की जरूरत है, न केवल अल्पकालिक राहत के लिए बल्कि दीर्घकालिक विकास पहलों को समर्थन देने के लिए भी। आपको बता दें कि आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में कम से कम 13,44,584 अफगान नागरिक हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 7,09,278 अफगान नागरिक खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं, जिनके पास पंजीकरण प्रमाण यानी पीओआर है। वहीं बलूचिस्तान में लगभग 3,17,000 पंजीकृत अफगानी हैं। सिंध में 74,117 हैं, पंजाब में 1,96,000, राजधानी इस्लामाबाद में 42,718 और देश के अन्य हिस्सों में 4,448 अफगान शरणार्थी हैं। और अब अगली खबर में बात करते हैं पासपोर्ट इंडेक्स की। तो हाल ही में टैक्स और इमिग्रेशन कंसल्टेंसी नोमैड कैपिटलिस्ट ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग जारी की है। इस बार आयरलैंड का पासपोर्ट पहले नंबर पर आया है और ये पहली बार है जब आयरलैंड ने इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस सूची में 199 देशों के पासपोर्ट का विश्लेषण किया गया, जिसमें हिंदुस्तान की रैंकिंग में काफी गिरावट देखी गई। हिंदुस्तान के पासपोर्ट को 148वां स्थान मिला है। वहीं पाकिस्तान का पासपोर्ट फिर से सबसे कमजोर पासपोर्ट की सूची में शामिल रहा, जबकि अमेरिका के पासपोर्ट को 45वां स्थान मिला है। नोमैड कैपिटलिस्ट की रैंकिंग दूसरी रैंकिंग से काफी अलग है। ये इंडेक्स 5 मुख्य बातों पर आधारित है: वीजा, मुक्त यात्रा, टैक्स सिस्टम, वैश्विक छवि, दोहरी नागरिकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये देखता है कि हर साल पासपोर्ट की ताकत कैसे बदलती है और देशों का वैश्विक प्रभाव कैसे प्रभावित होता है। रैंकिंग के लिए सरकारी डेटा, रियल टाइम जानकारी और शोध का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मोबिलिटी स्कोर भी शामिल है, जो यात्रा की आसानी को मापता है। वीजा मुक्त देशों की संख्या, आगमन पर वीजा, ई वीजा और टैक्स नियमों को भी ध्यान में रखा जाता है। टैक्स के आधार पर देशों को 10 से 50 तक के अंक दिए जाते हैं। ऐसे में आयरलैंड के पासपोर्ट की इस सफलता से पता चलता है कि ये न सिर्फ यात्रा के लिए बेहतर है, बल्कि टैक्स और स्वतंत्रता जैसे मामलों में भी काफी आगे है। वहीं हिंदुस्तान की रैंकिंग में गिरावट चिंता का विषय है, जबकि पाकिस्तान का प्रदर्शन लगातार कमजोर बना हुआ है। और अब चलते चलते में देखेंगे धरती पर जीवन को लेकर वैज्ञानिकों की चौंकाने वाली खोज को। तो धरती पर जीवन कैसे आया, किस तरह हमारी धरती बनी, जब धरती के बनने की शुरुआत हुई थी तब किस तरह की संरचना थी। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश वैज्ञानिक करते रहे हैं।
और इसी क्रम में 4.5 अरब साल पहले धरती की ऊपरी सतह को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नई खोज की है। वैज्ञानिकों ने बताया कि प्लेट टेक्टोनिक्स नाम की प्रक्रिया से धरती की ठोस परत कई टुकड़ों में बटी है, जिन्हें प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेट्स अंदर की गर्मी से हिलती हैं, जिससे पहाड़, महाद्वीप और समुद्र बने। ये जीवन की शुरुआत में भी काफी मददगार रही। ऑक्सफोर्ड, कर्टिन, क्वींसलैंड और लियोन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने 4.5 अरब साल पुरानी धरती का अध्ययन किया। उनकी रिसर्च मशहूर नेचर जर्नल में छपी है। वैज्ञानिकों ने पाया कि धरती की पहली सतह, जो बहुत पुरानी थी, ये आज की सतह जैसी ही होती थी। जब धरती का कोर बन रहा था, तब कुछ तत्व पिघलकर नीचे चले गए और कुछ ऊपर रहकर सतह बनाते गए। पहले लगता था कि प्लेट टेक्टोनिक्स शुरू होने के बाद सतह में ये खासियतें आई हैं, लेकिन अब पता चला कि ये शुरू से थी। समय के साथ ये सतह बार बार बनी और छोटे टापुओं में मिलती गई। अब वैज्ञानिकों को इसके शुरू होने का नया सबूत ढूंढना होगा। ये प्रक्रिया धरती के मौसम को संतुलित रखने और जीवन के लिए बेहद जरूरी है। समुद्र के नीचे गर्म पानी के झरने, जो पुराने समय में जीवन की शुरुआत का कारण हो सकते हैं, वो इसी से बने हैं। ये खोज बताती है कि धरती का ऊपरी हिस्सा शुरू से ही खास था और जीवन को समझने में ये रिसर्च नई रोशनी डाल सकती है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।